नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कल डिस्कस किए थे वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन एंड इट्स कंप्लियंसेस। तो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 2016 का रूल, जो करंट में 2016 का रूल है दोस्तों, उसको हम डिस्कस किए थे कल। 3 रूल का हम लोग ने डिस्कस किया था। आप देखे होंगे कल के वीडियो में हम लोग दोस्तों 3 नियम के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर दिया था। पहला था स्रोत पर पृथक्करण, दूसरा था सैनिटरी कचरे का संग्रह और निपटारण, तीसरा था पैकेजिंग कचरे के लिए कलेक्ट बैंक योजना। आज हम बोले थे कि इससे आगे हम आगे करेंगे, तो आज हम इससे आगे जो है नियम सब दोस्तों उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा आराम से अच्छे से, और इसके बाद हम बुक पे भी चर्चा करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कि पेपर वन के लिए बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो दोस्तों उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत में। तो फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं दोस्तों। रूल्स आपके सिलेबस का है, तो इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको इसको पढ़ के जाना चाहिए। और सभी हिंदी में है दोस्तों, तो सभी स्टूडेंट्स को, चाहे हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम को, सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा। आप देख लीजिए दोस्तों, पढ़ के देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर बनेगा भी तो आप बना सकते हो उसको। ओके, सबसे पहले तो दोस्तों हम एक बार रिकॉल कर दे कल वाला। कल जो हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो नियम पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो नियम था दोस्तों 2016 का जो रूल था, उसको हम एक बार डिस्कस कर देते थे। क्या क्या रूल था? फर्स्ट रूल था कि स्रोत पर पृथक्करण मतलब सेपरेशन एट साइट, मतलब साइट पे ही, जहाँ पर है जो भी सोर्स, सेपरेशन एट सोर्स दोस्तों, जो जहाँ से भी कचरा निकलता है, कचरा चाहे घर से निकले, किसी बड़े उद्योग से निकले, इंडस्ट्री से निकले, संस्था से निकले, जहाँ से भी कचरा निकलता है, बहुत प्रकार का कचरा निकलता है। आप घर में ही देखते होंगे दोस्तों, अलग अलग प्रकार का कचरा निकलता है। तो उसको सोर्स पे ही, मतलब जो उसका सोर्स है जहाँ से निकलता है, वहीं पर उसको सेपरेट कर दें। टॉक्सिक वाले को टॉक्सिक में डाल दें, ड्राई कचरा है उसको ड्राई, मतलब उसको डस्टबिन में डालें, कोई वेट है उसको अलग डस्टबिन में डालें। सभी का अलग अलग डस्टबिन बना रहता है आपको, और मतलब अच्छे अच्छे जगह पर जाइएगा दोस्तों, तो अलग अलग डस्टबिन अब बना रहता है। पहले तो एक ही कचरा का डिब्बा रहता था, लेकिन अब 3-4 कचरे का डिब्बा रहता है, सब पे लिखा रहता है। इसमें आप वेट वेस्ट डालें, इसमें ड्राई वेस्ट डालें, इसमें पॉलीथीन वाला प्रोडक्ट डाल सकते हैं, और किसी में टॉक्सिक जो है हैजार्डस वगैरह वेस्ट होगा उसको डाल सकते हैं। तो पहला नियम वो था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया दोस्तों। यदि आप नहीं देखें तो उसको भी जाके देख लें, मतलब अच्छे से समझाए हुए हैं, जरूर पढ़ना चाहिए आपको। सेकंड जो नियम था दोस्तों, वो था सैनिटरी कचरे का संग्रह और निपटारण के संबंधित था, कि जो भी सैनिटरी नैपकिन हो या सैनिटरी पैड हो या डायपर हो दोस्तों, आप जानते हैं फीमेल जो है, जो भी टीन फीमेल होती है जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह चलता है, वो क्या कहते हैं सैनिटरी पैड की यूज़ करती है। सैनिटरी पैड अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो उसका भी मतलब डिस्पोजल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप मार्केट में ऐसे देखिएगा काले पॉलीथीन में उसको ऐसे डिस्पोज किया रहता है, फेंक दिया रहता है उसका यूज़ करने के बाद। ये बहुत गंदी बात है, अच्छी चीज़ नहीं है। साथ ही साथ डायपर, बच्चों का डायपर तो बरसात के समय में दोस्तों एक बड़ा समस्या हो जाता है। डायपर अधिकतर जो सिटी में, डायपर तो सिटी में चलता है, गांव में तो लोग डायपर यूज़ भी नहीं करते हैं, अब थोड़ा बहुत यूज़ होने लगा है। तो सिटी में जो भी महिलाएं होती है डायपर तो यूज़ कर लेती है अपने बच्चों के लिए, और उसका डिस्पोजल सही से नहीं करती दोस्तों। डिस्पोजल नहीं करती है, वो लोग क्या करती है, ऐसे ही रोड पर फेंक दी, या कहीं किसी को मतलब कचरे वाले को डाल दे देती है। और कचरा वाला भी यहाँ पर तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, किसी के पास स्किल है नहीं, वो भी जाके सबको एक जगह ही इकट्ठा कर देता है। तो मान लीजिए उसमें एकदम इतना गंदा है, वो डायपर में कितना गंदगी रहता है दोस्तों, उससे किसी चीज़ को सेपरेट करना भी उसके भी बस की बात नहीं है, उसका मन ही नहीं मानेगा। तो जो भी इसमें नियम है कि जो भी सैनिटरी नैपकिन बनाता है, सैनिटरी पैड बनाता है, डायपर बनाता है, वो कंपनी इसके डिस्पोजल के लिए, मतलब इसके निपटारण के लिए अलग से एक रैपर भी बनाएगी, एक रैपर देगी दोस्तों। और साथ ही साथ जागरूकता फैलाएगी। क्या करेगी? एक जागरूकता फैलाएगी दोस्तों, अवेयरनेस फैलाएगी, जागरूकता फैलाएगी, ताकि उसका सही से डिस्पोजल हो सके। ये रूल नंबर 2 था। रूल थर्ड था पैकेजिंग, जो भी पैकेजिंग प्रोडक्ट होता है, जो भी प्रोडक्ट पैकेट में आता है दोस्तों, तो प्रोडक्ट का तो आप लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो जो पैकेट अपने आप में क्या है, पैकेट अपने आप में वेस्ट है। तो उस वेस्ट को भी डिस्पोजल के लिए क्या है, तो जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कि जो भी कंपनी, जो भी ब्रांड पैकेज्ड मतलब प्रोडक्ट बेचेगी, उसको इसके डिस्पोजल के लिए अपना एक सिस्टम डेवलप करना होगा, अलग से एक सिस्टम डेवलप करना होगा। ये 3 नियम था दोस्तों, मतलब हल्का फुल्का हम रिकॉल कर दिए हैं। आगे हम 4th नियम पढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप नहीं देखे तो पिछला वीडियो जरूर जाए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा दोस्तों, प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, संग्रह के लिए उपयोगकर्ता शुल्क, मतलब जो भी कलेक्ट करेगा, जो भी संग्रह करेगा, मतलब जो भी आपका वेस्ट जो है, कोई आदमी मान लीजिए वेस्ट निकाल रहा है और कोई आपके वेस्ट को कलेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा, मतलब एक थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ेगा। ऑब्वियसली कोई आपके घर के कचरा को ले जा रहा है दोस्तों, तो मुफ्त में तो नहीं ले जाएगा, उसको तो कुछ ना कुछ देना होगा। ठीक, मुफ्त में कोई काम होना भी नहीं चाहिए। कोई अगर काम कर रहा है तो सेवा कर रहा है आपका,
तो उसका थोड़ा सेवा का मतलब उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो यही है, नए नियमों ने पूरे भारत में स्थानीय निकायों को उपयोगकर्ता शुल्क तय करने का अधिकार दिया है। जो नया रूल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो 2016 का नया नियम है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी कंपनी, जो भी लोकल बॉडी, चाहे नगर निगम का हो या कोई और हो, लोकल बॉडी जो भी मतलब कलेक्ट करती है कचरे को, कलेक्ट करती है वेस्ट को, अपशिष्ट पदार्थ को कलेक्ट करती है, वो एक टैक्स भी मतलब जारी कर सकती है, टैक्स ले सकती है। थोक उत्पादक से संग्रहण, निपटारण और प्रसंस्करण के लिए, प्रोसेसिंग के लिए नगरपालिका प्राधिकरण उपयोगकर्ता शुल्क लगाएगी। मतलब जो भी थोक में, मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है दोस्तों, कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से मान लीजिए बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है, स्कूल हो, बड़ी बड़ी स्कूल हो, जहाँ बड़ी बड़ी संस्था हो दोस्तों, अगर वहाँ से बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है, थोक में वेस्ट निकलता है, तो जो नगर निगम वाला है, लोकल बॉडीज है, वो क्या करेगी, उससे एक मतलब टैक्स लेगी, एक प्रकार से ये शुल्क लेगी उसको, क्योंकि वो उसके वेस्ट को मतलब कलेक्ट करती है, फिर उसका प्रोसेस करती है, तो टैक्स लगाएगा, ये है। नेक्स्ट नियम है अपशिष्ट प्रसंस्करण और उसका उपचार। जो भी वेस्ट है उसका प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग होगा और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट होगा। ओके, ट्रीटमेंट देखिए, नए नियमों के अनुसार यह सलाह दी गई कि जैव अपघटनीय बायोडिग्रेडेबल कचरे को परिसर के भीतर खाद या बायोमिथेनेशन के माध्यम से संसाधित, उपचारित और निपटारण किया जाना चाहिए और अपशिष्ट के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ता या एजेंसी को दिया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो न्यू रूल है, ये जो नया नियम है, हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट न्यू रूल 2016 को पढ़ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये नियम क्या है कि मान लीजिए जो भी ड्राई वेस्ट है, सॉरी वेट वेस्ट, जो भी वेट वेस्ट है दोस्तों, गीला कचरा, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं, जैव अपघटनीय, जो मतलब नेचुरल तरीके से अपने आप को कंपोस्ट में डिकम्पोज हो जाए, मैन्योर में डिकम्पोज हो जाए, खुद से सरगल जाती है दोस्तों और डिकम्पोज ह्यूमस बना देती है, मैन्योर बना देती है। तो जो भी लोकल बॉडी इसको कलेक्ट करती है, उसको अपने कैंपस में ही, उसका कैंपस तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, अपने कैंपस में दोस्तों उसको क्या है कि उसको मतलब कंपोस्ट बनाने का उसमें एक टेक्निक डेवलप करना होगा। साथ ही साथ बायोमिथेनेशन, कुछ ऐसा वेस्ट है दोस्तों जिसके मतलब सड़े गलने से वायु मतलब बायोफ्यूल कुछ निकलता है, मतलब एक ईंधन के रूप में। हम लोग बात किए थे कि ये जो वेस्ट डिकम्पोज होता है, वहाँ से दो गैस निकलता है दोस्तों, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन दोस्तों। मीथेन तो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है आपके लिए, सभी के लिए। मीथेन ये जो CH4 है, जो मान लीजिए वेस्ट से ही निकल जाता है, मतलब कचरा जहाँ सड़ता गलता है वहीं से निकल जाता है, और इसको सही से प्रोसेसिंग किया जाए दोस्तों, तो इसको पाइप के माध्यम से स्टोर कर दिया जाए, यही इसी को CNG कहते हैं दोस्तों। CNG क्या होता है, ये कंप्रेस नेचुरल गैस जो होता है आपका CNG, ये CH4 ही होता है, मीथेन ही होता है। और CNG पर जानते हैं आप लोग, बस चलता है दोस्तों, ऑटो चलता है, मतलब हम जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह चला सकते हैं, सवारी गाड़ी, इससे पोल्यूशन भी कम होगा, पोल्यूशन बहुत कम होगा। दिल्ली में तो CNG का बस चलता है, आप जानते हैं, डीजल का तो वहाँ चलता ही नहीं है, ठीक। तो CNG जो CH4 है, ये रिलीज होगा बायोमिथेनेशन के प्रोसेस के थ्रू, मतलब अपशिष्ट का जब हम प्रसंस्करण करेंगे। ये तो था आपका सेकेंड, मतलब रूल नंबर 5 हो गया दोस्तों ये। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, अपशिष्ट को ऊर्जा में बढ़ावा देना। जो भी आपका वेस्ट है दोस्तों, अपशिष्ट है, उससे हम क्या करेंगे, एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी बनाएंगे, ठीक, एनर्जी के रूप में उसका यूज़ करेंगे, उसका एनर्जी के रूप में हम यूज़ करेंगे, उसी को है अपशिष्ट को ऊर्जा में बढ़ावा देना। यह एक स्वागत योग्य कदम है, मतलब ये एक बहुत बढ़िया कदम है जो अपशिष्ट को ऊर्जा संयंत्रों में खपाने पर जोर दे रहा है, जिससे कि क्या करेंगे, जो अपशिष्ट से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा दोस्तों, जो भी फ्यूल बनेगा, उसको जो भी ऊर्जा संयंत्र, जो भी ऐसा मशीनरी है जिसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उस प्रकार के वहाँ पर उसको खपाने का काम करेंगे। नियम सभी औद्योगिक इकाइयों के ईंधन का उपयोग करने और ठोस अपशिष्ट आधारित रिफ्यूज ड्राइव्ड ईंधन RDF संयंत्र से 100 किलोमीटर के भीतर स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों को इन नियमों की अधिसूचना को तारीख से 6 महीने के भीतर कम से कम 5% अपशिष्ट को RDF में बदलने का अनिवार्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार उत्पादित RDF द्वारा उनकी ईंधन आवश्यकता की पूर्ति होगी। ठीक है, नया जो नियम है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग कि जो भी बड़ी बड़ी मतलब वेस्ट प्रोड्यूसन जो भी संस्था है दोस्तों, जो भी बहुत बड़ी पैमाने पर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको क्या करना होगा, तो उसको एक मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप करना होगा, एक सिस्टम लगाना होगा जहाँ पर वो कुछ न कुछ वेस्ट को, कुछ न कम से कम 5% वेस्ट को, वहाँ जो भी 5% वेस्ट निकलता है दोस्तों, जो भी वेस्ट निकलता है उसका 5% को कम से कम वो क्या करेगी, RDF रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल में कन्वर्ट करेगी। ये एक प्रकार का फ्यूल है, इसे फ्यूल जैसे हम CH4 की बात की दोस्तों, मीथेन, इस प्रकार के फ्यूल में कन्वर्ट करेगी, और उस फ्यूल का वो अपने जो भी इंडस्ट्री में मशीन वगैरह है उसको चलाने में उसका यूज़ करेगी। ठीक, ये रूल नंबर 6 था।
तो इस प्रकार से हम लोग ने 6 रूल पढ़ लिया दोस्तों, 2 दिन में 6 रूल पढ़ लिया है। आप ज़रूर इस 6 नियम को पढ़ लें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अच्छा रहेगा। एग्जाम में आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन, तो 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो इसको कंप्लीट कर दिए दोस्तों अच्छे से, एक बार आप भी देख लीजिएगा 6 नियम क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव इसी से आएगा। कुछ स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे दोस्तों कि मतलब जनरल जीएसएस के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए क्या पढ़ें। तो जनरल स्टडीज़ के लिए दोस्तों आप जानते हैं जनरल स्टडीज में बिहार का जो जनरल स्टडीज है बीपीएससी में ये सब चीज़ पूछती है दोस्तों, सब चीज़ पूछेगी बीपीएससी जैसे एग्जाम लेती है। ज्योग्राफी पूछेगी, हिस्ट्री पूछेगी, पॉलिटी पूछेगी, करंट अफेयर्स पूछेगी, साइंस पूछेगी, मैथमेटिक्स पूछेगी, ऑलराउंड सब चीज़ पूछेगी दोस्तों, जिस प्रकार से बीपीएससी एग्जाम लेती है। और हल्का हल्का रहेगा सभी का पोर्शन, लेकिन दोस्तों सब चीज़ पूछेगी। जो मेजर पोर्शन रहता है आपका ज्योग्राफी का रहता है, साइंस का रहता है, हल्का फल्का हिस्ट्री का रहता है दोस्तों, मैथमेटिक्स बहुत कम रहता है, पॉलिटी का मेजर पोर्शन रहता है। ये सब आपको देख के जाना होगा। करंट अफेयर्स मेजर पोर्शन रहेगा दोस्तों, तो इन सबको अच्छे से देख के जाना है। तो करंट अफेयर्स तो दोस्तों मतलब मार्केट में आपको जाइएगा, बहुत सारा मैगजीन मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, आप आसानी से उसको परचेज कर सकते हैं। और बिहार के लिए दोस्तों जीएस के लिए बिहार से भी क्वेश्चन आता है। आपने बिहार का ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, बिहार का इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, बिहार के पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों। बिहार में दर्शनीय स्थल वगैरह क्या क्या है, हिस्टोरिकल साइट वगैरह क्या क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। तो बिहार का समग्र मतलब बिहार को अच्छे से पढ़ने के लिए दोस्तों क्राउन पब्लिकेशन का बिहार सामान्य ज्ञान बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों, बिहार सामान्य ज्ञान बहुत अच्छी पुस्तक है। सुधीर लाल का इसको आप परचेज कर सकते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो ऑनलाइन भी दोस्तों अवेलेबल है अमेजोन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो कहीं से भी आप खरीद लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉन बेस्ट बुक है दोस्तों। इसके अलावा आपके पास यदि कोई और भी बुक है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। कोई और रिकमेंड किया है तो अच्छा ही रिकमेंड किया होगा दोस्तों। पहले इसको पढ़ रहे थे तो उसी को पढ़ें, ऐसा नहीं कि पहले से उसको पढ़ रहे थे, आधा पढ़ लिया हमने फिर इसको देख के नया खरीद लिया दोस्तों, ऐसा नहीं। दूसरा है उसमें तो दोस्तों आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हल्का चैप्टर वाइज सब चीज़ लिखा हुआ है। इस बुक में दोस्तों चैप्टर वाइज सब चीज़ लिखा हुआ है बिहार के बारे में सब चीज़। और यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये भी क्रॉन का ही है, ये भी वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। ये भी किताब आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों इसका लिंक है। यदि आप गाँव वगैरह में रहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं दोस्तों, अमेजोन पर मिल जाएगा। तो यही हम बता रहे थे दोस्तों। करंट अफेयर्स आप मंथली मैगजीन जो भी आता है मार्केट में उसको आप परचेज कर लें और करंट अफेयर्स को हल्का हल्का पढ़ते रहे दोस्तों, करंट अफेयर्स को हल्का हल्का पढ़ते रहे। और सबसे बड़ी बात बीपीएससी का दोस्तों, बीपीएससी का एक घटना चक्र आता है, मतलब घटना चक्र पब्लिकेशन का एक बुक आता है दोस्तों। वो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी बीपीएससी एग्जाम में पूछी है, बीपीएससी के एग्जाम में चाहे 65 भी हो, 66 भी हो, 67 भी तो हुआ नहीं दोस्तों, उससे पहले सब मतलब 2019 और 2019 से पहले जो भी एग्जाम हुआ है 20 से पहले सभी का क्वेश्चन दोस्तों एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है, कहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आता है। ठीक, उसमें आपको बिहार भी दिख जाएगा। तो वो भी किताब घटना चक्र खरीद लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो जनरल स्टडीज़ के लिए इन सब किताबों से पढ़ना बेस्ट रहेगा। और पेपर 2 के लिए तो हम कंटेंट दोस्तों अवेलेबल करा ही रहे, और बुक का नाम भी तो हम बता दिए हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है। सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड एक बुक है दोस्तों, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है। पीडीएफ दोस्तों उसका आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन सस्ता ही पीडीएफ मिल जाता है, तो पीडीएफ रख के भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस देख के एक एक कंटेंट को डेली पढ़िए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा ही देते हैं। तो ये सब चीज़ से अपना तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िए दोस्तों। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि आप देखते हैं डेली कुछ न कुछ हम कंटेंट अवेलेबल कराते हैं दोस्तों। इसके बाद हम पेपर वन का भी जीएस का डेली 10 क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज़ का आपका हिस्ट्री होगा, सिविक्स होगा, ज्योग्राफी, सभी पॉलिटी वगैरह, सभी करंट अफेयर सभी को डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करेंगे दोस्तों। लेकिन पहले पेपर 2 को अच्छे से सोचते हैं कि उसका मेजर पोर्शन करवा दें, उसके बाद ठीक है दोस्तों। तो इसी पर वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा प्लीज़ चैनल में कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई इम्प्रोवाइजेशन की आवश्यकता हो तो आप वो भी हमें बता सकते हैं दोस्तों। कहीं कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप वो भी बता सकते हैं दोस्तों, मत हो जाती है, मैनमेड है सब, ह्यूमन से एरर तो होना लाजमी है। तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों आपको कैसा लगा, और इस नियम के बारे में बताइए दोस्तों, नियम समझ में आया कि नहीं आया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपके पास अवेलेबल है पहले से कोई इसका पेपर 2 का, तो आप प्लीज़ हमसे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम तो शेयर करते हैं आपके साथ जो मेरे पास अवेलेबल होता है, और आप भी हमें शेयर कर सकते हैं यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो। धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद।